Hello, Congrat family. So here I am Tara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हम कर रहे थे थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 5th का कॉस्ट अकाउंटिंग एंड आज का टॉपिक है हमारा ओवरहेड्स। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था लेबर कॉस्ट के बारे में एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ओवरहेड्स का। ओवरहेड्स के बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि क्या होते हैं ओवरहेड्स एंड कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन देखना है, क्या मीनिंग होता है उसका, क्या इंट्रोडक्शन है। ओवरहेड कॉन्सेप्ट की ओवरहेड का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली है क्या एंड बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन और अपॉर्शनमेंट कैसे होता है वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। सो ओवरहेड के बारे में आप आज पढ़ोगे कि ओवरहेड क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन देखेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इन्वॉल्व डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है उसमें डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों ऐड हुई हुई होती हैं, दोनों होती हैं उसमें, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाई विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है, डायरेक्ट कॉस्ट जो है उसको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसमें डायरेक्ट कॉस्ट क्या लग रही है, ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल हो गया, लेबर कॉस्ट हो गई, ठीक है। सो ये सारी चीजें हम डायरेक्टली उसमें लगा लेते हैं। इट इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। अब देखो डायरेक्ट में क्या आता है कि डायरेक्ट उसमें जो मटेरियल लगा, रॉ मटेरियल वगैरह लगा, जो भी चीजें लगी या जो लेबर लगी उसको बनाने के लिए, जो भी उसमें एक्सपेंस हुए, खर्चे हुए, वो सारी चीजें उसमें डायरेक्टली इंक्लूड हो जाती हैं। क्योंकि ये पता होता है कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें लग रही हैं, क्या क्या कॉस्ट लग रही है, वो उसकी कॉस्ट में डायरेक्टली ऐड हो जाती है। अब दूसरी होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो इनडायरेक्ट कॉस्ट इज आइडेंटिफाइड विद नॉन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। जो डायरेक्ट है वो कहाँ से आइडेंटिफाई होगी, डायरेक्ट प्रोडक्शन से, ठीक है। जो भी गुड्स हो रहे हैं मैन्युफैक्चर, वहां से उसका पता लगेगा कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या है। बट जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो आइडेंटिफाई की जाती है नॉन प्रोडक्शन से। जैसे एडवर्टाइजिंग हो गया, ठीक है, सेल्स का डिस्काउंट हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये एक्सपेंस जो है वो कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, मतलब वो डायरेक्टली उस पर नहीं लग रहे हैं। द इनडायरेक्ट कॉस्ट इज रेफर्ड टू एज ओवरहेड और लोडिंग और सप्लीमेंट्री कॉस्ट। अब देखो क्या बोला है कि ओवरहेड क्या होते हैं, जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उसको हम बोलते हैं ओवरहेड, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी एक प्रोडक्ट है तो उसकी कॉस्ट अगर निकालनी है देन कॉस्ट में क्या ऐड होता है, उसकी जो टोटल कॉस्ट होती है, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट में डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट जो है एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है दोनों उसमें ऐड है, ठीक है। अब डायरेक्ट वाली तो हमें पता है कि डायरेक्ट कौन सी होती है, डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल जो लगा, डायरेक्ट लेबर जो लगी उसको बनाने के लिए। बट इनडायरेक्ट वाली जो होती है उसको हम बोलते हैं ओवरहेड्स, ठीक है। समझ में आ गया ओवरहेड क्या होता है। ओवरहेड बोलेंगे या लोडिंग बोलेंगे या फिर उसको सप्लीमेंट्री कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं, बहुत सारे मटेरियल लगता है एंड बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं उसमें। तो जो डायरेक्ट होते हैं वो तो डायरेक्ट हैं, बट जो इनडायरेक्ट है उसको हम बोलते हैं ओवरहेड्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ओवरहेड कॉन्सेप्ट की। ओवरहेड का कॉन्सेप्ट क्या है। ओवरहेड कॉस्ट आर ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज विच कैन नॉट बी ट्रेस्ड डायरेक्टली टू पर्टिकुलर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब देखो क्या बोला कि ओवरहेड कॉस्ट जो है उसको हम क्या बोलेंगे कि वो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज की ऑपरेटिंग कॉस्ट है जो ट्रेस नहीं हो सकती, ट्रेस नहीं हो सकती डायरेक्टली। अब देखो डायरेक्टली बोला है, अगर डायरेक्टली ट्रेस हो जाती तो वो ओवरहेड में क्यों आती, वो किस में आती, डायरेक्ट में आ जाती, ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाती। बट जो कॉस्ट डायरेक्टली ट्रेस नहीं हो पा रही है उसको हम बोलते हैं ओवरहेड कॉस्ट। किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट है, कोई भी एक यूनिट का आउटपुट निकालना है किसी भी बिजनेस फर्म में, तो उसकी जो भी कॉस्ट डायरेक्टली नहीं निकल के आती है उस कॉस्ट को हम बोलते हैं ओवरहेड कॉस्ट। The term overhead is used interchangeably with such terms as burden, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे यहाँ पर बोला है कि जो ओवरहेड है तो ओवरहेड को हम और कुछ नाम दे देते हैं, जैसे बर्डन, ठीक है, एंड सप्लीमेंट्री कॉस्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि डायरेक्टली नहीं हो रहे हैं तो इसलिए उनको इनडायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। या फिर सप्लीमेंट्री बोलेंगे कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो कॉस्ट एक्चुअल उसमें लग रही है। एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है कि अगर आपको मान लो पेन
बनाना है, हम यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पेन का। तो पेन बनाना है, पेन बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या लगता है, सबसे पहले प्लास्टिक लगेगा, ठीक है, प्लास्टिक का अगर बना रहे हो, ठीक है, एंड देन वहां पर इंक लगेगी। तो ये जो रॉ मटेरियल है, ये मटेरियल तो आपको पता ही है कि पेन बना रहे हैं तो उसमें ये चीज लगनी ही लगनी है। उसके साथ साथ अब जो लेबर उसको बनाएगी, ठीक है, उसको मैन्युफैक्चर करेगी, तो वो लेबर लगेगी उसमें। ये चीज तो डायरेक्टली हो गई। अब इसके साथ साथ जो एक्सपेंस और लगते हैं उनको सप्लीमेंट्री कॉस्ट बोलते हैं, कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके साथ साथ में ये वाली कॉस्ट भी एक्स्ट्रा में लग रही है। इन कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर टर्म्ड एज ओवरहेड। ओवरहेड क्या, नाम समझ में आ गया, मीनिंग समझ में आ गया। ओवरहेड क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है डब्ल्यू बिग की तरफ से, कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उसमें जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं उनको ओवरहेड बोलते हैं। क्लियर हो गई ये चीज, जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में उसको ओवरहेड बोलते हैं। द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट वेजेस, लेबर कॉस्ट या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां पर क्या बोला कि इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हो रहे हैं उन सब का एग्रीगेट मिला के जो होगा उसको हम बोलेंगे ओवरहेड, ठीक है। अब देखो यहां पर बोला कि इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है, तो अभी हमने पढ़ा कॉस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। तो कॉस्ट में पहला हमारा आ जाएगा मटेरियल, सेकंड आ जाएगा वेजेस एंड थर्ड आ जाएगा एक्सपेंसेस। तो तीनों का एग्रीगेट मिला के जो आता है इनडायरेक्ट का, वो होते हैं ओवरहेड्स। ये डेफिनेशन गिवन है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन की तरफ से, ठीक है। सो डेफिनेशन समझ में आ गई, ओवरहेड क्या है समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड जो है वो बना किस किस से मिलके है। अभी डेफिनेशन में जो पढ़ा सेम वही चीज है, किन किन चीजों से मिलके ओवरहेड बना है। फर्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो देखो अभी हमने देखा कि मटेरियल, वेजेस एंड एक्सपेंसेस ये तीनों चीजों का एग्रीगेट होता है ओवरहेड। अब कौन सा है, इनडायरेक्ट जो भी होंगे, ठीक है, क्योंकि जो डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है जैसे प्लास्टिक एंड इंक, ये तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल हो गया, तो ये डायरेक्ट में आ जाएगा, इसको हम ओवरहेड नहीं बोल सकते, ठीक है। अब जो इनडायरेक्ट मटेरियल उसमें लग रहा है, इनडायरेक्ट वेजेस लग रहे हैं या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लग रहे हैं, सो वो सारी चीजें कहाँ आ जाएंगी, ओवरहेड में आ जाएंगी, ठीक है। समझ में आ गया ओवरहेड का कॉन्सेप्ट। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ओवरहेड अकाउंटिंग। ओवरहेड की अकाउंटिंग किस तरीके से होती है। ओवरहेड कंप्राइज ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट expense which are not directly identified or allocated to cost object in an economically feasible way। अब देखो इतना तो समझ आ रहा है भाई कि जब इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट वेजेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं होंगे, इसीलिए उनको इनडायरेक्ट बोला गया है, ठीक है। सो ओवरहेड में क्या क्या चीजें आती हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, याद हो गई होगी अब तो, ठीक है, जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं होते। ओवरहेड अकाउंटिंग एम्स एट एब्जॉर्बिंग द ओवरलोड इन प्रोडक्ट यूनिट प्रोड्यूस बाय अ फर्म और अ कंपनी। अब देखो ओवरहेड अकाउंटिंग किस लिए की जाती है। ओवरहेड अकाउंटिंग का एम क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट का यूनिट बनाने का जो भी ओवरलोड है, जितना ओवरलोड हो रहा है वो ओवरलोड एब्जॉर्ब करना, ठीक है। जो भी यूनिट प्रोड्यूस हो रही है किसी भी बिजनेस फर्म में, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, सो उसका जो ओवरलोड है उस ओवरलोड को एब्जॉर्ब करना होता है ओवरहेड अकाउंटिंग में, ठीक है। अब यहां पर बोला है इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। फर्स्ट हमारा आ जाएगा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, कोडिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। सबसे पहले हम देखेंगे कलेक्शन क्या होता है। कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स क्या होता है, इसका मतलब है कि जितने भी आइटम है, जितने भी एक्सपेंस हैं, ठीक है, उनका सबका जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड है, वो सारी चीजें जो भी पर्पज है उसका कॉस्ट अकाउंटिंग का, या जो भी अकाउंटिंग हो रही है ओवरहेड्स की, उसमें जो भी पर्पज है उसको इकट्ठा करना, उन सारे एक्सपेंसेस को इकट्ठा करना जो इनडायरेक्ट है, ठीक है। कोडिफिकेशन में क्या हो जाएगा, जो कोडिफिकेशन होता है ओवरहेड का, तो कोडिफिकेशन में होता है कि हर एक चीज को, हर एक आइटम को, जो भी ओवरहेड का हर एक आइटम है उसको एक कोड नंबर देना, जिससे उसको आइडेंटिफाई कर सके, उसको पहचान सके, ठीक है। अलग अलग हेड बना देना उसका, जैसे हम इसको नंबर्स में भी बना सकते हैं, अल्फाबेट में भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको बोला है कि आपके पास 10 बुक्स हैं कोई सी भी, ठीक है, आपके पास 10 बुक्स हैं एंड उन
उन बुक्स को अलग अलग कोडिफाई करना है, ठीक है, अलग अलग कोडिफाई करना है। तो अगर उनके नेम आपको गिवन नहीं है या नोटबुक है तो नोटबुक पे आप क्या करोगे, नेम लिखोगे, उनके अलग अलग नेम से आइडेंटिफाई करोगे, या फिर हम कोई प्रोडक्ट है, कोई ओवरहेड के आइटम्स है तो उसको अल्फाबेटिकली भी कर सकते हैं और नंबर्स में भी कर सकते हैं। जैसे अल्फाबेटिकली कर देंगे, ये ए बुक है हमारी, ठीक है, एंड ये बी बुक है, नंबर्स में कर देंगे, ये फर्स्ट नंबर की बुक है, ये सेकंड नंबर की बुक है। इस तरीके से उनको कोड बना देते हैं ताकि उनको अलग अलग पहचान सके, ठीक है। कोडिफिकेशन समझ में आ गया। क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब है कि उनको अलग अलग कर देना, ठीक है, मतलब ग्रुप्स में बना देना, जो जो सेम है चीजें, जो जो कॉमन है उनको क्लासिफाई करके अलग अलग ग्रुप्स में बना देना, ठीक। जैसे इस तरीके से मान लो, जैसे आपके मान लो 10 बुक्स हैं, हमने एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ पर जो है 5 जो है थ्योरी की है, ठीक है, 5 थ्योरी की है एंड 5 न्यूमेरिकल की है। सो यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 ग्रुप बना दोगे, एक हो जाएगा न्यूमेरिकल वाला, एक हो जाएगा थ्योरी वाला, ठीक है। सो इसमें करोगे आप, ये वाली 5 बुक्स न्यूमेरिकल की हैं, ये वाली 5 बुक्स थ्योरी की हैं। सो यहाँ पर क्या किया, उनको क्लासिफाई कर दिया अलग अलग। अब इसी तरीके से आइटम्स को क्लासिफाई कर देंगे, जिस तरीके का आइटम होगा उसका ग्रुप बना लेंगे एंड उसको क्लासिफाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, कोडिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर एलोकेशन, अपॉर्चमेंट एंड रीअपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड। अब एलोकेशन, अपॉर्चमेंट एंड रीअपॉर्चमेंट क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे एलोकेशन क्या होता है। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड मींस, इट मीन्स चार्जिंग ऑल आइटम्स, सारे आइटम्स को चार्ज करना जिनकी कॉस्ट जो है सुइटेबल है एंड आइडेंटिफिएबल है कॉस्ट सेंटर में या फिर कॉस्ट यूनिट में, ठीक है, वो होता है हमारा एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब है कि एलोकेट करना, कौन कौन सी चीजें जो है ओवरहेड में एलोकेट होंगी। द नेक्स्ट है अपॉर्चमेंट। एलोकेशन के बाद अपॉर्चमेंट। अपॉर्चमेंट का मतलब क्या है कि जो भी चीजें हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, अलग अलग प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड करेंगे, उसको हम बोलेंगे अपॉर्चमेंट। एंड देन नेक्स्ट है हमारा रीअपॉर्चमेंट। रीअपॉर्चमेंट क्या होता है, अपॉर्चमेंट में भी हम जो जो अलग अलग चीजें हैं उनको अलग अलग क्लासिफाई कर देंगे, जो कॉमन है उनको अलग अलग रख लेंगे। सो वो रीअपॉर्चमेंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। यहाँ पर क्या बोला है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। एब्जॉर्प्शन अभी बोला था कि जो भी हमारा ओवरहेड अकाउंटिंग होता है उसका एम होता है एब्जॉर्ब करना ओवरलोड को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी एक्सपेंस है कॉस्ट ऑफ जॉब के, प्रोडक्ट के, प्रोसेस के, उन सबको रिकवर करना, ठीक है, रिकवरिंग बाय द प्रोडक्ट। सो एब्जॉर्प्शन का मतलब हो जाएगा चार्जिंग ऑफ ओवरहेड फ्रॉम कॉस्ट सेंटर्स, जो भी कॉस्ट सेंटर्स हैं उनसे चार्ज करना, ठीक है, बाय द मींस ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट। सो एब्जॉर्प्शन क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सो ये हो जाएंगे हमारी ओवरहेड अकाउंटिंग। एंड द नेक्स्ट पॉइंट है बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। जो भी अपॉर्चमेंट करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ओवरहेड का, वो किस बेसिस पर करते हैं। देयर आर सम आइटम्स ऑफ एक्सपेंस व्हिच कैन नॉट बी एलोकेटेड इजीली टू specific department and it needs equitable apportionment on the basis of benefit received। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि कुछ आइटम, कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते इजीली, ठीक है, टू अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, किसी भी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के। तो इसको क्या जरूरत होती है, इसको जरूरत होती है इक्विटेबल अपॉर्चमेंट की ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट रिसीव। जितने भी बेनिफिट इससे रिसीव हुए हैं उस बेसिस पर हम इसका अपॉर्चमेंट करेंगे। The next है it is done on the basis of floor area occupied, labor hours, machine hours, किलोवाट आवर्स, कैपिटल वैल्यू और वैल्यू ऑफ एसेट, टेक्निकल एस्टिमेट। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप जब इसके क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपको जो बेसिस लगाने हैं वो यही सारे बेसिस लगाने। अब ये आपको देखना है कि कौन से आइटम पर, कौन से एक्सपेंस पर हमारे कौन से बेसिस लगने हैं, ठीक है। जैसे फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड, फर्स्ट है फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड। तो फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड किस पर लगेगा, रेंट जो होता है। अब रेंट किस हिसाब से होता है कि भाई आपने एक स्टोर ले रखा है, ठीक है, एक रूम है या एक स्टोर है या 2 रूम है। तो अगर आपके पास एक रूम होगा देन आपको एक रूम का रेंट पे करना है, अगर आपके पास 2 रूम है देन 2 रूम का रेंट पे करना है। तो जितना भी फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड कर रहे हो आप उस हिसाब से आपको रेंट पे करना है। तो यहाँ पर बेसिस क्या हो जाएगा रेंट का, फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड, जितना फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड किया है उस हिसाब से पे करना है। नेक्स्ट है लेबर आवर्स, ठीक है, लेबर आवर्स का जैसे हमने लेबर कॉस्ट में निकाला था कि लेबर कितने घंटे वर्क कर रही है, मशीन आवर्स एंड किलोवाट आवर्स। तो ये
सारी चीजें हमें बेसिस की लगानी है। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें इसका यूज करना है, इसलिए आपको अच्छे से समझना है कि कौन से एक्सपेंस में हमारा कौन सा बेसिस लगेगा। ठीक, देन नेक्स्ट पॉइंट है द टेबल शोज अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड को किस तरीके से अपॉर्चमेंट करेंगे, अभी हमने बेसिस देखे, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया रेंट का है, फर्स्ट हमारा रेंट का ही है, यहाँ पर रेंट, रेट, टैक्सेस एंड एयर कंडीशनिंग, तो ये फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड के हिसाब से होंगे। अब देखो ये तो नॉर्मल सी बात है, आप लोगों को प्रैक्टिकली पता होगा इतना कि रेंट जो पे करते हैं वो किस हिसाब से पे करते हैं, जितना भी फ्लोर एरिया होता है, तो वही फैक्ट्री में या किसी भी बिजनेस यूनिट में होता है कि जितना एरिया आप कवर कर रहे हो, जो भी डिपार्टमेंट है वो कवर कर रहा है, तो उस हिसाब से उसको रेंट पे करना होता है। नेक्स्ट है लेबर वेलफेयर एक्सपेंस या प्रिक्विजिट्स, टाइम कीपिंग, पर्सनल ऑफिस या सुपरविजन, तो इसमें होता है नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से कि लेबर वेलफेयर एक्सपेंस है तो कितने लेबर्स इसमें आ रहे हैं, तो कितना अमाउंट उसको दिया जाएगा। कंपनसेशन टू वर्कर्स या हॉलीडे पे, ईएसआई ऑफ पीएफ कंट्रीब्यूशन, तो ये सारे जो होते हैं ये डायरेक्ट वेजेस में होते हैं। अगर आपने लेबर कॉस्ट वाली वीडियोस देखी है देन आपको पता होगा डायरेक्ट वेजेस जो होते हैं, हम जब लेबर वेजेस निकालते हैं तो उसमें ये सारी चीजें हमारी लग के आती हैं। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी या रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जो भी प्लांट है, जो भी मशीनरी है, उस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा तो वो कैपिटल वैल्यू या वैल्यू ऑफ एसेट पर लगता है। जैसे मान लो कोई भी मशीनरी है, वो 1 लाख की मशीनरी है, ठीक है, 1 लाख की मशीनरी है, अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा तो जो मशीनरी की वैल्यू है उस वैल्यू पर लगेगा, ठीक है, जो एसेट की वैल्यू है उस एसेट पर लगेगा। द नेक्स्ट है इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, जितना भी स्टॉक पड़ा है तो अगर उसका इंश्योरेंस करवाएंगे तो वो इंश्योरेंस किस पर होगा, जितनी स्टॉक की वैल्यू है, ठीक है। लाइटिंग एक्सपेंस, इलेक्ट्रिक पावर, तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, जितने भी लाइट पॉइंट्स है जितने एरिया में आ रहे हैं तो उस हिसाब से लाइटिंग का एक्सपेंस होगा। ये आपको बताया गया है कि कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा ओवरहेड है एंड उसका बेसिस क्या है, ठीक है, उसको क्लासिफाई करने का, अपॉर्चमेंट करने का क्या बेसिस गिवन है। मटेरियल लेंडिंग एंड स्टोर ओवरहेड, मटेरियल लेंडिंग जो होगी या स्टोर ओवरहेड होगा तो उसका किस हिसाब से होगा, वेट ऑफ मटेरियल या वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, जितना भी वेट है मटेरियल का या वॉल्यूम है या फिर जितनी भी यूनिट्स मटेरियल की हैं उस हिसाब से होगी। डिलीवरी एक्सपेंस कैसे होगा, वेट, वॉल्यूम और टन माइल, ठीक है, जैसे कितना स्टॉक जो है उसकी डिलीवरी हुई है, कितने डिलीवरी एक्सपेंस हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस होंगे नंबर ऑफ कॉल से, ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है, ये तो आपको पता ही होगा कि जितना भी नंबर ऑफ टेलीफोन का होगा कि टेलीफोन से जितने कॉल किए गए उतना ही टेलीफोन एक्सपेंस निकल के आएगा। ऑडिट फी, तो ये लगेगी सेल्स और टोटल कॉस्ट पे। एडवर्टाइजिंग जो होता है एक्चुअल एक्सपेंस और सेल, मतलब जितना भी सेल हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट किस लिए होता है, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उसकी सेल को इंक्रीज करने के लिए, तो जितना भी इंक्रीज हो रहा है उस हिसाब से जो एक्चुअल एक्सपेंस होगा वो आ जाएगा एडवर्टाइजिंग का। स्टोर कीपिंग, वेट और वैल्यू ऑफ मटेरियल, मतलब जितना भी स्टोर में स्टॉक है सो उसमें क्या लगेगा, जो भी मटेरियल की वैल्यू है। रिक्रिएशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और टोटल वेजेस, रिक्रिएशन में आ जाएगा जितने भी टोटल वेजेस हैं, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, जैसे मान लो 100 एम्प्लॉयज हैं, अगर उनका टोटल वेजेस निकालते हैं कि पर वर्कर जो है वो अगर 1000 रुपीज है तो टोटल जितना आएगा उस हिसाब से निकालेंगे रिक्रिएशन। समझ में आ गया। एक्सपेंस जो होते हैं उनको किस बेसिस पर अपॉर्चमेंट करते हैं, इसको अच्छे से टेबल को देख लो। एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एंड बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट। अभी हमने देखे थे एक्सपेंस, अब हम देखेंगे सर्विस और उसका अपॉर्चमेंट। फर्स्ट पॉइंट है हमारा परचेजेस। परचेजेस का क्या होगा, नंबर ऑफ परचेजेस और वैल्यू ऑफ परचेज, जितना अमाउंट होगा परचेजेस का या जितने नंबर होंगे परचेजेस के वो आ जाएंगे। सेकंड है अकाउंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और वैल्यू ऑफ परचेजेस, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे या फिर जो वैल्यू होगी परचेज की। मेंटेनेंस या फिर रिपेयर ऑफ शॉप, प्लानिंग, प्रोग्रेस, टूल रूम, ये आ जाएगा डायरेक्ट लेबर आवर के हिसाब से या फिर मशीन आवर डायरेक्ट लेबर वेजेस के हिसाब से। द नेक्स्ट है कैंटीन, वेलफेयर, हॉस्पिटल, मेडिकल डिस्पेंसरी, पर्सनल डिपार्टमेंट, टाइम कीपिंग, तो ये आएगा नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से। कंप्यूटर सेक्शन, नंबर ऑफ कार्ड पंच, कंप्यूटर आर, स्पेसिफिक एलोकेशन या फिर डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट का है कि कॉस्ट, मतलब अगर कंप्यूटर सेक्शन है, ठीक है, तो कंप्यूटर जितना वर्क कर रहा है, जितने कार्ड पंच कर रहा है या जितने घंटे काम कर रहा है उस हिसाब से तो उसके एक्सपेंस लगेंगे। इसी तरीके से होते हैं सबके। पावर हाउस का इलेक्ट्रिक लाइटिंग कॉस्ट, तो
ये फ्लोर एरिया के हिसाब से होगा, क्यूबिक कंटेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट की अगर 10 जगह बल्ब लगे हैं, ठीक है, तो उसके 10 पॉइंट्स हैं, वहां पर खर्चा हो रहा है। अब अगर उसकी जगह 5 लगे हैं तो 5 का खर्चा होगा, तो उसी हिसाब से एक्सपेंस आता है वहां पर। पावर हाउस का इलेक्ट्रिक पावर कॉस्ट, हॉर्स पावर, किलोवाट पर आवर, हॉर्स पावर, मशीन आवर, जिस भी हिसाब से होगा उस हिसाब से उसकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी, ठीक है। स्टोर डिपार्टमेंट, वैल्यू या वेट ऑफ मटेरियल इशू। स्टोर डिपार्टमेंट का होगा कि जितना भी मटेरियल का वेट है या उसकी वैल्यू जो है, जो भी इशू किया जा रहा है उस हिसाब से आएगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, क्रेन आवर्स, ट्रक माइलेज, ट्रक टनेज, ट्रक नॉन आवर्स, टनेज, हैंडल, नंबर ऑफ पैकेज एंड स्टैंडर्ड साइज। अब जिस भी चीज का वर्क वहां पर किया जा रहा है, चाहे क्रेन का किया जा रहा हो, चाहे ट्रक का किया जा रहा हो, तो उसके कितने आवर्स लग रहे हैं, कितने घंटे वो काम कर रहा है एंड कितने टन वो वेट उठा रहा है, ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कॉस्ट में आ जाएंगी। फायर प्रोटेक्शन, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, जितनी एसेट की कैपिटल वैल्यू होगी उसका फायर प्रोटेक्शन होगा। इंस्पेक्शन, क्वालिटी इंस्पेक्शन ऑफ लेबर्स, जितनी भी लेबर है उसकी इंस्पेक्शन होगी। परचेज डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर और वैल्यू ऑफ परचेज, परचेज का भी हमने ऊपर देखा सेम वही है, ठीक है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा ओवरहेड के बारे में कि ओवरहेड क्या होता है, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। ओवरहेड क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, जितनी भी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो ओवरहेड होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा ओवरहेड का कॉन्सेप्ट किस किस से मिलके बना है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से। ओवरहेड अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं एंड किस तरीके से उसको किस बेस पर अपॉर्शन करते हैं, किस बेस पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो यहाँ पर दोनों टेबल हमने देखी, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि एक्सपेंस जो है, ओवरहेड जो है, उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या बेसिस होंगे उनके, एंड जो कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलेज जिससे हम कैलकुलेट करते हैं ओवरहेड एंड देन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।